नमस्कार। 2026 की शुरुआत में ही वैश्विक बाजारों में एक ऐसा भूचाल आया है जिसने पूरी अर्थव्यवस्था और हर घर के बजट को हिलाकर रख दिया है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम बात करेंगे 2026 के इसी वैश्विक तेल संकट की और समझेंगे कि पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है। जरा 1.3 लाख करोड़ रुपए की रकम की कल्पना कीजिए। सुनने में ही बहुत बड़ी लगती है ना? लेकिन असल बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में अगर सिर्फ $10 का भी इजाफा होता है तो हमारे राष्ट्रीय आयात बिल में सीधे सीधे ये 1.3 लाख करोड़ रुपए जुड़ जाते हैं। इसी एक आंकड़े से समझा जा सकता है कि इस पूरे संकट में दांव पर आखिर कितना कुछ लगा हुआ है। तो आज हम जिन प्रमुख पहलुओं पर नजर डालने वाले हैं वो हैं वैश्विक तेल संकट की असली वजह, भारत पर इसका मैक्रो इकोनॉमिक प्रभाव, हमारे नीति निर्माताओं के सामने खड़ी दुविधा, शेयर बाजार में कौन जीता और कौन हारा, और अंत में इस तूफान से बचने की व्यवहारिक रणनीतियां। ये सफर एक दूर के भू राजनीतिक संघर्ष से शुरू होकर सीधे हमारी रसोई और पोर्टफोलियो तक पहुंचने वाला है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस पूरे संकट की जड़ की और ये समझते हैं कि हम आयातित ऊर्जा पर आखिर कितने ज्यादा निर्भर हैं। इस संकट की रफ्तार सच में हैरान कर देने वाली है। देखिए, फरवरी 2026 में कच्चे तेल की कीमत करीब 5,700 रुपए यानी $70 प्रति बैरल के नीचे थी। सब कुछ एकदम सामान्य लग रहा था। लेकिन फिर पश्चिम एशिया में संघर्ष बढ़ा, ईरान की नौसैनिक नाकेबंदी हुई और 9 मार्च आते आते कीमत 9,100 रुपए तक पहुंच गई। और ये यही नहीं रुकी, मध्य मार्च तक $100 और अप्रैल के अंत तक तो ये $126 प्रति बैरल के भी पार चली गई। मतलब एक बिल्कुल ही अभूतपूर्व और तेज उछाल। अब सवाल ये है कि भारत के लिए ये वैश्विक उछाल इतनी बड़ी मुसीबत क्यों बन गया है। इसे ना एक बहुत बड़े परिवार की तरह समझिए। इस परिवार को रोजाना 54 लाख बैरल तेल की जरूरत है, लेकिन घर के अंदर उत्पादन कितना होता है? सिर्फ 6 लाख बैरल। बाकी के 48 लाख बैरल यानी हमारी जरूरत का पूरे 85% हिस्सा हमें बाहर से यानी वैश्विक बाजार से खरीदना पड़ता है, और यही 85% की निर्भरता हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। अब जाहिर सी बात है कि वैश्विक बाजार में आई इस सुनामी का असर सिर्फ सीमाओं तक तो रुकेगा नहीं। आइए देखते हैं कि इसने हमारे राष्ट्रीय मैक्रो इकोनॉमिक संकेतों को कैसे झकझोर कर रख दिया है। अगर हम वित्त वर्ष 2024 की ही बात करें तो हमारा बेसलाइन आयात बिल पहले से ही 15 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम आंकड़ा छू रहा था, और अब जब तेल की कीमतें 3 अंकों में पहुंच चुकी हैं तो ये अतिरिक्त लागत हमारे राष्ट्रीय व्यापार घाटे को जीडीपी के 4% की ओर धकेलने का एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर रही है। और जब आयात बिल बढ़ता है तो उसका सीधा और सबसे पहला असर हमारी मुद्रा पर होता है। हुआ ये कि तेल आयात करने के लिए स्थानीय संस्थानों को महंगे डॉलर खरीदने पड़े और इसके लिए उन्होंने भारी मात्रा में रुपये बेचे। नतीजा, रुपया तेजी से गिरकर 92.47 प्रति डॉलर के अपने सर्वकालिक निचले स्तर पर आ गिरा। और जब मुद्रा इतनी कमजोर होती है तो बाहर से आने वाली हर एक चीज अपने आप महंगी हो जाती है। तो एक बात बिल्कुल साफ है, महंगे तेल का असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहता। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। हमारे देश की 60 से 65% सड़क माल ढुलाई पूरी तरह से डीजल पर चलती है। डीजल महंगा होगा तो लॉजिस्टिक्स का खर्च बढ़ेगा। इसके अलावा आयातित उर्वरकों यानी फर्टिलाइजर्स की बढ़ती लागत से सरकार का सब्सिडी बिल भी 20 से 40 हजार करोड़ रुपए तक बढ़ सकता है। और अंत में ये सारी चीजें मिलकर घर के किराने का बिल बढ़ा देती हैं। इसी वजह से महंगाई बढ़ती है और रिजर्व बैंक के लिए ब्याज दरों में कटौती करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है, जैसा कि उन्होंने पहली छमाही के लिए अपना सीपीआई अनुमान 4 से 4.4% के बीच ही रखा है। अब ऐसी गंभीर स्थिति में नीति निर्माताओं के सामने एक बहुत ही मुश्किल चुनौतियां खड़ी होती है। इसे एक बहुत ही नाजुक संतुलन की तरह देखा जा सकता है। एक तरफ सरकार को कमजोर परिवारों के बजट को बचाना है, जिसके लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत घरेलू रसोई गैस यानी एलपीजी की कीमतों को 553 रुपए पर स्थिर रखा गया है। लेकिन दूसरी तरफ वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, तो इस स्थिरता की भारी वित्तीय कीमत किसी न किसी को तो चुकानी पड़ेगी ना। और वो कीमत चुका रही हैं राज्य द्वारा संचालित तेल विपणन कंपनियां यानी हमारी ओएमसीज। एलपीजी खरीदने की असल लागत
और जिस कीमत पर वो हमें बेची जा रही है, इन दोनों के बीच का अंतर अब एक बहुत बड़ी वित्तीय खाई बन चुका है। इसी अंतर की वजह से जून 2025 तक ओएमसीज को पूरे 49,210 करोड़ रुपए का भारी भरकम नुकसान, या जिसे हम अंडर रिकवरीज कहते हैं, वो उठाना पड़ा है। तो इस विशाल नुकसान को कैसे संभाला गया? सरकार ने ओएमसीज के लिए 30,000 करोड़ रुपए के एक मुआवजा पैकेज को मंजूरी दी। इससे हुआ ये कि 40,000 करोड़ रुपए के नुकसान का सीधा बोझ आम जनता पर नहीं पड़ा। लेकिन जाहिर है, इस वित्तीय भार को कहीं तो संतुलित करना था। इसीलिए भरपाई के तौर पर कमर्शियल एलपीजी और एविएशन फ्यूल यानी विमानन ईंधन की कीमतों में भारी इजाफा कर दिया गया। चलिए अब रुख करते हैं कॉरपोरेट जगत और शेयर बाजार का। मार्च के महीने में शेयर बाजार से जो 20 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति अचानक से साफ हो गई, उसने एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा कर दिया है। महंगे तेल से जूझती हुई अर्थव्यवस्था में असल में जीतता कौन है और हारता कौन है? क्योंकि देखिए, ऐसे झटके में हर किसी का नुकसान नहीं होता। कुछ क्षेत्र पूरी तरह से पस्त हो जाते हैं, तो कुछ के लिए ये छप्पड़ फाड़ मुनाफे का मौका बन जाता है। इसका प्रभाव बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। एयरलाइन सेक्टर को ही ले लीजिए, ये सबसे बड़े हारने वालों में से हैं, क्योंकि उनके कुल खर्च का 35 से 40% हिस्सा तो सिर्फ जेट ईंधन का ही होता है। इसी तरह पेंट्स और केमिकल कंपनियों का पूरा कच्चा माल ही तेल पर आधारित होता है, तो उनका मार्जिन भी बुरी तरह सिकुड़ जाता है। लॉजिस्टिक्स कंपनियों के मुनाफे को महंगा डीजल खा जाता है। लेकिन जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जैसी तेल निकालने वाली कंपनियों की तो चांदी हो जाती है, क्योंकि वे उसी कच्चे तेल को बाजार में बहुत ऊंची कीमत पर बेच पाती हैं। और मुनाफे का ये आंकड़ा सच में दिमाग घुमा देने वाला है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? कच्चे तेल की कीमत में सिर्फ $1 की वृद्धि होने पर ओएनजीसी अपनी सालाना आय में सीधे सीधे 6,180 करोड़ रुपए जोड़ लेती है। बिल्कुल 6,180 करोड़ रुपए, वो भी सिर्फ $1 के उछाल पर। यही कारण है कि जब पूरा बाजार खून के आंसू रो रहा होता है, तब भी ऐसी कंपनियों के शेयर रॉकेट की तरह ऊपर भागते हैं। अब हम इस विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से में आ गए हैं। बाजार के इस भारी तूफान से आखिर कैसे निपटा जाए? अस्थिरता के इस माहौल में बाजार का डर कैसे काम करता है, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जब रुपया कमजोर होता है ना, तो विदेशी निवेशकों का रिटर्न डॉलर के हिसाब से कम हो जाता है और फिर वो घबराकर अपना पैसा निकालने लगते हैं। सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर विदेशी निवेशकों ने 34,000 करोड़ रुपए बाजार से निकाल लिए। इस बिकवाली से फियर इंडेक्स यानी इंडिया विक्स एक ही महीने में 6.5% तक उछल गया और मिड कैप तथा स्मॉल कैप शेयरों में तो जैसे एक तेज गिरावट की लहर ही आ गई। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने के लिए एक अच्छी रक्षात्मक रणनीति या कहें कि डिफेंसिव प्लेबुक बहुत काम आ सकती है। सबसे पहला कदम, बाजार गिर रहा है तो भी म्यूचुअल फंड एसआईपी को जारी रखना चाहिए, ताकि कम कीमत पर ज्यादा यूनिट्स मिल सके। तेल के प्रति संवेदनशील शेयरों से थोड़ा दूर रहना ही बेहतर है। अपने पोर्टफोलियो का 10 से 15% हिस्सा सोने में लगाना एक शानदार बचाव हो सकता है, जिसने वैसे भी हाल ही में 14,635 रुपए प्रति ग्राम का रिकॉर्ड स्तर छुआ है। इसके अलावा फार्मा और एफएमसीजी जैसे सुरक्षित और मजबूत क्षेत्रों की तरफ रुख करना चाहिए। और हाँ, जब तक ब्याज दरें स्थिर नहीं हो जाती, तब तक कोई भी नई बड़ी ईएमआई या लोन लेने से बचना चाहिए। इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। जरा सोचिए, अगर $100 से ऊपर का कच्चा तेल कोई थोड़े दिन का झटका ना होकर हमारी नई सच्चाई बन जाए, एक न्यू नॉर्मल बन जाए, तो क्या ये भारत की लंबी अवधि की विकास गाथा और हमारी अर्थव्यवस्था की बुनियादी दिशा को हमेशा के लिए नहीं बदल देगा? आने वाले समय में हमारी अर्थव्यवस्था का रुख क्या होगा, ये इसी सवाल के जवाब पर निर्भर करता है।